तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बाल्यावस्था के पीरियड्स को और समझा था कि उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक इसी तरीके से हमने उससे पहली वीडियो में शैशवावस्था को कवर किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पहली 2 वीडियो भी वॉच की होंगी और समझा होगा कि विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले जो शैशवावस्था जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है और जैसे कि बाल्यावस्था जो कि हमने कल ही डिस्कस किया था, तो उसको आपने अच्छे से समझा होगा। उसी के साथ में हमने क्वेश्चन भी साथ में जो है लगाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आज उसके जो अगली अवस्था है जिसे किशोर अवस्था हम कहते हैं, तो किशोर अवस्था की विशेषताएं भी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आए हैं आप पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आज हम यहाँ पर किशोर अवस्था को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे और जितने भी आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से संबंधित, तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली सीडीपी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए इसी के साथ में समझते हैं क्या है किशोर अवस्था और इसमें क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, किशोर अवस्था एडोलसेंस जिसे हम कहते हैं, ये जो अवस्था मानी जाती है, इसका जो पीरियड माना जाता है, तो अगर बात करें तो इसको हम कहीं कहीं पर मतलब 11 से के बाद की जो अवस्था होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जो है किशोर अवस्था कहते हैं। तो कहीं पर इसका 12 से और आपको 18 वर्ष देखने को मिलेगा, है ना। जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड चीजें पढ़नी चाहिए जो हमें सिलेक्शन दिलाए। तो कहीं पर जो है 12 से 18 वर्ष इसका माना जाता है, तो कहीं पर 12 से 19 वर्ष का इसका पीरियड माना जाता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं 12 टू 18 से 12 टू 19 का पीरियड इसका कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सेंस आ रही है एक टीन की, जैसे कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, फिर 18, 19, यहाँ पर आपको सेंस आ रही है टीन की, तो इस वजह से इसको हम टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, टीन एज भी इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इस अवस्था को सबसे जटिल अवस्था कहा जाता है। जीवन की सबसे जटिल अवस्था ही किशोर अवस्था कहा जाता है। क्योंकि किशोर अवस्था अपने आप में इसलिए जटिल कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे में बहुत से इमोशंस यानी कि सामयिक परिवर्तन आते हैं। तो हर एक चीज के साथ में बच्चा जो है इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली अपने आप को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा होती है। तो यह जो काल है जीवन का सबसे जटिल अवस्था इसको कहा जाता है। बात करें इसको नया जन्म का काल कहा है, साइकोलॉजिस्ट है हमारे स्टेनली हॉल, जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनका कथन है कि यह जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसको जन्म का नया काल कहा जाता है, नया जन्म। यहाँ पर बच्चे का एक तरह से नया जन्म होता है, वो चीजों को देखता है, जानता है, सोचता है, समझता है, तर्क शक्ति विकसित हो जाती है ना। अमूर्त चिंतन बच्चा इसमें शुरू करना शुरू कर देता है। तो सोच विचार की तार्किक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, तो जिस वजह से कहते हैं उसे हर एक चीज अच्छी लगती है, हर एक ऋतु अच्छी लगती है, हर एक मतलब मोमेंट वो इंजॉय करता है। तो जिस वजह से इस पीरियड को हम नया जन्म कहेंगे, नए जन्म का काल कहेंगे। और इसको दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था का है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सी अवस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। इसी के साथ आगे समझते हैं, आगे मूव करते हैं। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं के साथ में अभी इसके अन्य विशेषताएं अगर हम देखें तो इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। जैसे इसके पहली जो अवस्था थी जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, तो बाल्यावस्था में जो चिंतन की अवस्था थी, चिंतन का प्रकार था, वो था मूर्त चिंतन। यानी कि बच्चा जो है
बच्चा मूर्त चिंतन कर पा रहा था, ठीक है, जिसमें बच्चा जो सामने चीजें होती है सिर्फ उस लेवल तक की चीजें वो सोच पा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो अवस्था है जिसे हम किशोर अवस्था कह रहे हैं, तो किशोर अवस्था में जो चिंतन का प्रकार आ जाता है वो आ जाता है अमूर्त। अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो बच्चा जैसे कि कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस टाइप की थिंकिंग करता है, कल्पना काल्पनिक चीज़ों को सोचना ज़्यादा पसंद करता है, और वो आगे की चीज़ें जैसे होता है ना कि मतलब अगर आज होमवर्क नहीं किया है तो टीचर क्या कह सकता है, उसके बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, है ना? तो इस तरह के लेवल की चीज़ें वो सोच लेता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। इस पीरियड को, इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन, गोल्डन का मतलब यहाँ पर जो है सुनहरी अवस्था है, जिसे हम दूसरे अन्य शब्दों में स्वर्णिम आयु भी कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक चीज अच्छी लगती है, हर एक चीज में मजा आता है, हर एक चीज बच्चा ओपन माइंड से करता है, और उस हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से जीता है। और कह सकते हैं कि इस एज में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, और बच्चा उनके प्रति अपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली उनसे जो है टच हो जाता है, अफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जुड़ जाता है उनके साथ में। तो हर एक चीज़ में उसे एंजॉय वो करता है, आनंद आता है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यह अवस्था मेंटली, फिजिकली डेवलपमेंट की भी के एंगल से भी देखें तो बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो जिस वजह से हम कहेंगे कि ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एज यानी सुनहरी अवस्था में इसको कहते हैं, है ना? एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर यहाँ पर देखें तो विपरीत यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है, यानी कि विषमलिंगी आकर्षण रहता है। इससे पहली अवस्था बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो समलिंगी होता है, यानी कि समान लिंग के प्रति उसको आकर्षण रहता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे विषम लिंगी के प्रति आकर्षित रहते हैं, जिसे अपोजिट सेक्स यानी कि लड़के को जो होता है कि लड़के को यहाँ पर लड़कियां पसंद आती है, ठीक है। ये इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है वो विषम लिंगी होता है, ठीक है। यहीं पर इस वजह से ज़्यादा अफेयर्स भी बनते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली एडोलसेंस में ही बच्चे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सब बनाते हैं। तो यही वो अवस्था होती है। किशोर अवस्था की अवस्था में अगर हम देखें, इस अवस्था को दुखी दुखी अवस्था कहा जाता है, दुख की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। रिसेंट की मैं घटना बताऊं तो हमारे जो कॉलेज है उसके ज़्यादा नहीं 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक और जो है स्कूल है, ठीक है, इंटर कॉलेज है। तो उसमें क्या है कि अभी रिसेंट में बच्चे छुट्टी हुई, तो छुट्टी के बाद में लड़का और लड़की दोनों मतलब गए, और नदी किनारे कोई पेड़ था, दोनों उसमें लटक गए। मतलब एक तरह से सुसाइड अटेम्प्ट जिसे हम कह सकते हैं। वीडियोग्राफी कुछ ऐसा नहीं वहां पर जो है देखने को सबूत मिला कि वो कोई रील्स बना रहे थे या फिर कुछ ऐसा नहीं। उसमें से क्या हुआ, लेकिन मिसफॉर्चून ये हुआ कि लड़की जो है मतलब वहीं पर डेथ कर गई और लड़का बच गया। तो यही मतलब वो एज होती है एडोलसेंस में, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत जल्दी इमोशनल हार्टेड हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको हर एक चीज हर्ट करी जाती है। और कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज को से जोड़ देता है, दुखी हो जाता है बहुत ही जल्दी, है ना? तो इमोशंस बहुत ज्यादा इसमें जल्दी जल्दी चेंज होते हैं इस अवस्था में। तो जरूरी यह है कि आपस में जो फ्रेंड्स सर्कल जो भी होता है उसमें हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चे का हर रोज़ उससे बातचीत करनी चाहिए, एज़ ए फ्रेंड समझ लो किसी भी तरीके से, मतलब ताकि बच्चा अपने आप को खुलकर ओपनली हर एक चीज़ को बता पाए, हमें पता चल पाए कि ये बच्चा कैसा है ना? टीचर को भी कहीं न कहीं कभी-कभी फ्रेंडली होकर कुछ चीज़ें मतलब पूछ लेनी चाहिए, ताकि टाइमली उसको सजेस्ट कर पाए। हो सकता है कि अपने आपने कुछ अच्छा कोई ऐसी बात बोल दी हो जिससे उसे लगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर वो कभी ऐसा डिसीजन लेता भी है तो एक बार उसको आपकी बात याद आ जाए और ऐसी दुर्घटना होने से बच जाए। तो दुख की अवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें बसंत ऋतु की अवस्था इसको कहा जाता है। बसंत ऋतु हर एक चीज़ जैसे कि अच्छी लगती है, हर एक चीज़ उसको बहुत ज़्यादा
मतलब हर एक चीज में से अच्छी खुशबू आती है, अच्छा मोमेंट फील होता है हर जगह, ठीक है। तो इस वजह से इसको बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। दूर्त एवं तीव्र विकास की अवस्था, जैसे मैंने आपको समझाया है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली बच्चे का बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है, बच्चा ग्रोथ करता है। बच्चे के जो स्किल्स होते हैं, बच्चे के जो गुण होते हैं, उसमें वो भी जल्दी जल्दी विकसित होते हैं। किसी भी चीज को वो बहुत ही स्पीड से चीजों को सीख लेता है। तो जिस वजह से हम इसको दूर्त एवं तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। बच्चा अपने परिवार में अपनी पहचान बनाने की चिंता करता है। ये चिंता इस अवस्था में बहुत ज्यादा देखी जाती है कि वह बच्चा अपने आप को एक समझदार और बड़ा, एक समझदार और एडल्ट समझने लगता है, बड़ा समझने लगता है। घर परिवार के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितनी भी बातें होती है, चीजें होती है, समस्याएं होती है, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और अपनी सलाह भी देता है। यानी उसको अपनी पहचान बनाने की चिंता हो जाती है और अपने आप को फैमिली का एक मेंबर दिखाने की चिंता हो जाती है कि मैं भी इस फैमिली में हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई सलाह नहीं लेता है, मेरा कहीं जिक्र नहीं है। तो वो बढ़ चढ़कर उन चीजों को करने की कोशिश करता है इस चक्कर में, क्योंकि उसे अपनी पहचान बनाने की चिंता होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स अगर बच्चा ये कहे मुझे पिकनिक पर जाना है, तो पेरेंट्स उसको अक्सर मना करते हैं कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को यही डर लगता है कि ये नादान है, समझदार नहीं है। लेकिन बच्चे को ये लगता है मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, मुझे जाना है तो इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से क्या पूछना, मैं जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए मुझे तो, है ना। तो इस तरह के विचार उसके मन में आते हैं और इस वजह से अपनी पहचान बनाने की उसको चिंता भी रहती है। बच्चा अपने साथियों के प्रति बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, सहयोगी होता है। और जैसे कहते हैं ना कि दोस्त कहीं पर जा रहे हैं तो वो फटाक से तैयार हो जाता है कि मैं भी चल रहा हूँ। मतलब एक हर एक चीज में कोऑपरेट करना, हर एक चीज में, कहीं पर भी कोई जरूरत हो कि जैसे कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली किसी को चोट लग गई, तो सारे के सारे दोस्त वहां पर जो है पहुंच जाते हैं, भले ही चोट छोटी लगी हो बड़ी लगी हो, तो भी मतलब कोऑपरेट करने के लिए, कोई सामान कहीं पर जाना है पहुंचाना है, किसी को कहीं पर कोई मदद की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर हर एक स्थिति में इस अवस्था में बच्चा कोऑपरेट करने को तैयार रहता है, हर समय प्रेजेंट रहता है। इसी में आगे मूव करें तो समझते हैं कि सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट देखा जाता है वो ये है कि बच्चा अपनी सुंदरता के प्रति, यानी आपने देखा होगा लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो हर समय बालों में हाथ निकालते रहेंगे, शर्ट को, अपने टी शर्ट को, अपने उसको हमेशा फिट करते रहते हैं, सेट करते रहते हैं, है ना। हमेशा बालों में कंघी करते रहेंगे, कहीं क्रीम लगाएंगे, कहीं कुछ लगाएंगे, अपने आप को मतलब हमेशा स्मार्ट दिखाना, हर एक चीज में वॉच, स्टाइलिश वॉच पहनना, स्टाइलिश शूज पहनना, ये सब तरह की मतलब ऐसी एक्टिविटी वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, पहली बात। दूसरा, अपनी पर्सनालिटी के प्रति उन्हें बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है कि मैं सबसे अच्छा दिखना चाहिए, ठीक। और खुद को सुंदर दिखाने के प्रति उनके मन में दुश्चिंता रहती है, हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं उससे मतलब अपने आप को जैसे कोई ना कोई आइडियल बना लेंगे, हीरो हीरोइन जैसा, कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसी बनना चाहती हूँ। तो एक मतलब एक चिंता उनको लगी रहती है कि एक दुश्चिंता जिसको हम कह सकते हैं कि उनका विषय बना रहता है कि मुझे अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। बच्चा इसमें इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो प्रतियोगिताओं में और स्वतंत्रता के विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। खासकर इस अवस्था में जो बच्चा होता है हमेशा कंपटीशन करता है, एक दूसरे से कंपटीशन करता है। और कंपटीशन में होता क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं जेलसी, ईर्ष्या का भाव भी यहीं पर विकसित हो जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता की हम बात करें तो उसको फ्रीडम चाहिए, हमेशा हर एक चीज में उसको जो है फ्रीडम चाहिए। उसको कोई रोको नहीं, टोको नहीं, कुछ पूछो नहीं, कहीं जाने के लिए मतलब उसको जो है रोको नहीं, ठीक है। हर एक चीज के लिए उसको अलाउ करो, जो भी उसे पसंद है। तो अपनी इस प्रतियोगिताओं को अगर देखे तो कंपटीशन में रहता है, स्वतंत्रता उसे 24 घंटे हर चीज में चाहिए। और विद्रोह की भावना, हर एक चीज में उसको क्या होता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं क्यों बताऊं, मेरे पास में ये क्यों नहीं है ना। तो या फिर मैं वहां क्यों नहीं जा सकता, मैं लेट नाइट क्यों नहीं आ सकता, मुझे ऐसे स्कूल में ही क्यों जाना, मैं बंक क्यों नहीं कर सकता। 24 घंटे वो क्या करता है, बहस करता है
और विद्रोह की भावना इस समय उसके अंदर बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। जैसे उसको लगता है देश में जो भी चीजें हो रही है गलत हो रही है, मैं इनको बदलूंगा, मैं कोई बड़ा नेता बन जाऊंगा, मैं जो है पुलिस में जो है भर्ती हो जाऊंगा, या फिर मैं कल आईएएस बनूंगा, तो मैं ये सब चेंज कर दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। क्योंकि उसे क्या लगता है कि देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, हर एक चीज गलत हो रही है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये नहीं होगा, जब मेरी शादी होगी मैं दहेज नहीं लूंगा, या फिर लूंगा तो फिर अगर दहेज लूंगा, दहेज के अगर वो विरोधी नहीं है, तो मैं अपने फैमिली में ऐसा नहीं होने दूंगा जैसे बाकियों की फैमिली में झगड़े होते हैं। तो उसके अंदर हर एक चीज को लेकर विद्रोह की भावना होती है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है संक्रमण की अवस्था। संक्रमण की अवस्था इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में एंट्री करता है, संक्रमित होती है ये तरह, एक तरह से ये अवस्था। क्योंकि बहुत से गुण जो है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाते हैं बच्चे में। किशोर अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन उन लक्षणों को ये आगे की अवस्था में जो लेकर आता है ना, वहां के लक्षणों को इस अवस्था में जो लेकर आता है, इस वजह से इस वजह से इसको जो है संक्रमण की अवस्था कहा जाता है, यानी कि यहाँ से चीजें ट्रांसफर हुई है। ठीक है। साथ ही साथ इसको उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा बच्चा मतलब उसमें रहता है, चौबीसों घंटे उथल पथल में, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ही ऐसा क्यों होता है ना। तो इस तरह की चीजें उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। बात करें इसमें आगे की विशेषताओं की, तो संवेगात्मक परिवर्तन या अस्थिरता की अवस्था इसको कहा जाता है। हर एक बच्चा क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे चीजें, जैसे अपने प्यार को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने आगे की अपने प्रोफेशन में जाने की, जिस भी प्रोफेशन में उसको जाना है, कभी वो डॉक्टर बनने की सोचता है, कभी इंजीनियर बनने की सोचता है, कभी वो वकील बनने की सोचता है, कभी वो जो है पुलिसमैन बनने की सोचता है। तो बहुत सी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसके जो इमोशंस होते हैं, जरा सा मम्मी ने डांट दिया तो उस पर जो है नाराज हो जाता है, जरा सा पापा ने ज्यादा प्यार कर दिया तो उसे लगता है मेरे पापा सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट फादर है। और कहीं से किसी मतलब लड़की की तरफ से उसे थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि लोनलीनेस में उसको कहीं थोड़ा सा किसी ने सिंपैथी या फिर अपने अपना उसको उसके साथ में एक उसको कोऑपरेट कर दिया, या फिर अपना साथ उसको महसूस करा दिया, कुछ भी चीजें ऐसी जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी इमोशंस में बह जाता है। तो इसीलिए बच्चा जल्दी दुखी हो जाएगा, जल्दी खुश हो जाएगा, है ना, जैसे कि वो शैशवावस्था में करता है। ठीक इसी तरीके से संवेगात्मक परिवर्तन इस अवस्था में बहुत ज्यादा आता है। और दूसरी विशेषता इसमें यह है कि अस्थिरता की अवस्था होती है। बच्चा एक जगह पर, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी जो कह सकते हैं कि बातें एक जगह पर टिकती नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि कभी वो डॉक्टर बनने की सोचता है तो दूसरे ही टाइम में वो इंजीनियर बनने की सोचने लगता है। मतलब किसी अच्छे हीरो को देख लेगा तो उसको जो है वो सोचता है कि मैं अच्छा हीरो इसकी तरह बनूंगा। अगर किसी एक अच्छे आर्मी मैन को देख लेगा तो उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगेगा। तो यहाँ पर अस्थिरता की अवस्था पाई जाती है, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। और आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था इसको कहा जाता है, यानी उसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए, लोग उसे पसंद करें, प्यार करें, आत्मसम्मान की भावना उसमें रहती है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस अवस्था को आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था भी कहा जाता है। सामाजिकरण की अवस्था। सामाजिकरण, देखिए हमने दूसरी अवस्था बाल्यावस्था में ये पढ़ा था कि जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है सामाजिकरण। ठीक है। सामाजिकरण का मतलब यही है कि बच्चा उस अवस्था में समाज से जुड़ता है, घर से बाहर निकलता है पहली बार। लेकिन सामाजिकरण की जो कह सकते हैं कि जटिल अवस्था है, या फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की एक उच्चतम अवस्था है जिसमें बच्चा सोशलाइजेशन करता है तो बहुत ही उच्च स्तर का करता है, तो वो होती है हमारी किशोर अवस्था। ठीक है। इस अवस्था में बच्चों का सोचना तार्किक, जो तर्क होता है वो लॉजिकल होता है और औपचारिक हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है ना। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में तो क्या होता है, बच्चे इनफॉर्मल अवस्था में कौन सी अवस्था में होते हैं, वो होते हैं बाल्यावस्था में। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो औपचारिक हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं। जैसे अगर किसी से बात करेंगे तो मैनर्स से करेंगे,
है ना। किसी से अगर जैसे कहते हैं ना कि इस अवस्था में बच्चे बहुत से तरीके सीख लेते हैं, बहुत सी आदतें उनमें डेवलप हो जाती हैं, तो वो बदतमीजी बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी पर आ जाता है, औपचारिक तरीकों को वो अपनाता है, और इस अवस्था में बच्चे का जो तर्क होता है वो लॉजिकल हो जाता है, वो लॉजिकल बातें करता है, इलॉजिकल बातें वो नहीं करता है, जैसे कि बच्चा बाल्यावस्था में करता है ना। जैसे कि अगर उसके जैसे चांद होता है, अक्सर हम भी बचपन में यही सोचते थे कि चांद हमारे साथ साथ में चल रहा है, हम घर पर गए तो घर पर आ गया, तो स्कूल में जा रहे तो स्कूल में चला गया, या फिर कहीं दूर किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं तो वहां पर भी चला गया। मामा के यहाँ पर जब हम जाते थे बचपन में, तो वहां पर जो है वहां पर भी चांद दिखाई देता था, तो हमें लगता था ये हमारे घर से चलकर हमारे साथ में आया है, और जब हम वापस जाएंगे तो फिर वो वापस आता था, तो हमें ये लगता था कि हमारे साथ में आया और हमारे साथ में गया। तो वो इलॉजिकल था, अतार्किक चिंतन था। लेकिन यहाँ पर बच्चा समझ जाता है और वो तर्क वाली बात करता है, उसको पता होता है कि ये चांद हमारे साथ में नहीं चल रहा है, बल्कि ये तो अपनी जगह पर है, सिर्फ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तार्किक बातें करने लगता है। तो इसी के साथ में हमने समझा पूरे के पूरे जो है किशोर अवस्था की विशेषताओं को। तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी जिसके लिए भी ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है उसे जरूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।